स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस निःशुल्क बैच सीरीज में। नवा दिन है ये ओवरऑल इस बैच का। इनफैक्ट 10 ही होगा क्योंकि पहला तो बेसिक्स का क्लास था, 9 दिन ये है, जिसमें से नाउन का 8वां लेक्चर है। नाउन एंड नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, शुरुआत हो चुका है। नाउन एंड नंबर की कड़ी में ये दूसरा क्लास हो रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना, बिहार। शुरुआत करते हैं अपने पटकथा की और आज के इस सेशन की। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आमतौर पे इंग्लिश में एस और ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, प्रेपोजिशन के साथ वालों का प्रेपोजिशन के बगैर वालों का कैसे बनता है, ये भी देखा आपने। कोई एक पार्ट मैन हो या वुमन हो तो उसका कैसे बनेगा, ये भी देखा हम लोगों ने। उसी कड़ी में हमने लैटिन वर्ड्स भी देखे कि लैटिन वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनता है। कहीं पे यूएस था तो आई लगा के करते थे, आईएस का ईएस लगा के करते थे, यूएम में ए लगा के करते थे, ए में ई जोड़ के करते थे और ओएन के बदले में ए लगा के करते थे। यहां तक बातें हो चुकी हैं। आइए परिचर्चा यहां से आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इस पॉइंट को जरा संजीदगी और ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि शायद नाउन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तो मैक्सिमम जो बुक्स हमारे यहाँ मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनमें इन शब्दों की सूची दी गई है। जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट बुक्स हैं, सूची दी गई है, आपको उन शब्दों को रटना पड़ता है। बट यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल दोज वर्ड्स। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिमेंबर वन थियरी, वन लॉजिक, राइट? एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? लेट्स एक्सप्लोर इट अबाउट। रूल ये है कि दुनिया का हर वो शब्द, हर वो नाउन जो दो पार्ट से मिलकर के बना हो, ये पहला कंडीशन। दुनिया का हर वो शब्द, दुनिया का हर वो नाउन जो दो पार्ट से मिलकर के बना हो, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या? दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हो। दोनों पार्ट क्या हो? बिल्कुल एक जैसे हो। मतलब उन दोनों में से अगर कोई एक भी पार्ट, फिर से दो पार्ट से मिलके बनेगा, ये पहला कंडीशन है, राइट? सबसे पहला कंडीशन क्या? कि भाई वो दो पार्ट से मिल करके बनेगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या? दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। कैसा होगा? एक जैसा होगा। तीसरा, अगर दोनों में से कोई एक भी पार्ट करप्ट हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये तीन कंडीशन सुने आप। दो पार्ट से मिलके बना हो, दोनों बिल्कुल एक जैसा हो, दोनों में से कोई एक भी पार्ट अगर करप्ट हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। ठीक है बात? तो ऐसे जितने भी नाउन्स होते हैं, जैसे पहले इनका एग्जाम्पल समझते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने कैंची देखा है, कैंची दो पार्ट से मिलके बनता है, दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है। एक जैसा आप समझ रहे हैं ना? मतलब कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा वाला, सिमिलर नहीं हो, मतलब सर्वांग सम हो, समरूप नहीं हो। अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो आइडेंटिकल का मतलब ही एग्जैक्ट रेप्लिका, सेम। तो दो पार्ट, आपने कैंची देखा, कैंची दो पार्ट से मिलके बनता है, दोनों एक जैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। आप इमेजिन कीजिए उसका एक पार्ट करप्ट हो गया, एक पार्ट हट गया, तो अब कैंची ऐसे ऐसे चला पाएंगे? नॉट एग्जैक्टली, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेरे को अमूमन अकेले रहने का उतना आदत है नहीं, और जब कभी ऐसा नौबत पड़ता है तो कुछ कुछ चीज़ निपटाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को आई हैव नो सर्वाइविंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। थोड़ा बहुत आ जाता है वैसे, बट कर नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता और ये सब चीज़। तो मान लो कभी अगर अकेले रहना पड़ा, उधर किचन में क्या किए, मस्त सुधा का फुल क्रीम मिल्क दूध ला करके चढ़ा दिए, और इधर क्या कर रहे हैं भाई, ऑफिस भी जाना है, क्लास भी जाना है, तो अपना जीन्स आयरन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अचानक से कहीं से मस्त मस्त खुशबू आ रहा होता है, दूध जल गया है। समझ रहे हैं आप? ऐसा हो चुका है कई बार मेरे साथ, जल गया, भागे दौड़े पहुंचते एकदम जल्दी 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 जल्दी, सबको ठीक करते हैं, और तब तक फिर कहीं से मस्त मस्त खुशबू आ रहा होता है। उधर 1 kg दूध सूख करके 100 ग्राम हो चुका है, लाल लाल, लाल से काला भूरा भी हो गया है, अब फिर एक और खुशबू आ रही है, जीन्स मेरा जल चुका है। दौड़ के पहुंचते हैं, आयरन वैसे ही छोड़ के चले आए थे। अब सोचिए, जीन्स भी क्या है, दो पार्ट से मिलके बना है,
दोनों बिल्कुल एक जैसा है, एक भी अगर करप्ट हो जाएगा तो पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम। ऐसा थोड़ी करेंगे एक जला हुआ एक बिना जला पहन के आएंगे। हालांकि आजकल के बच्चे, आप लोग जेनजी जिसे कहते हैं, जेनजी से मेरे को विशाल का याद आता है, एनीवेज माय स्टूडेंट, वो बड़ा जेनजी जेनजी करते रहता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे एक आइडियल सोसाइटी में, मतलब आइडियल भी कहना उचित नहीं है, मतलब आमतौर पे नहीं करेंगे लोग, क्योंकि कोई चीज़ आइडियल नहीं होता है, एवरीथिंग इज आइडियल अकॉर्डिंग टू वंस कन्वीनियंस। सो इन बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो भी वैसा ही एग्जाम्पल है। आप मंदिर जाते हो, जूते बाहर खोल के जाते हो नहीं, अंदर भगवान से कुछ मांगने, आपका प्लानिंग कुछ और रहता है, अंदर भगवान का प्लानिंग कुछ और रहता है। खोल के गए थे दो एडिडास, जब लौट के आते हैं तो एक एडिडास एक रिबॉक हो चुका होता है। तो जूता भी उसी का एग्जाम्पल है, दो पार्ट से मिलकर बना है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। एक भी अगर करप्ट हुआ तो पूरा जूता खत्म आपका। आपके जूते, आपके मोजे, आप दूरबीन समझते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनता है, बाइनोकुलर कहते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्पेक्टेकल, चश्मा पहनते हैं, दैट्स नॉट स्पेक्टेकल, दैट इज स्पेक्टेकल्स। दो पार्ट से मिलकर बनता है, दोनों एक जैसा है, एक फोड़ देंगे तो ऐसा होगा, एक फूटा हुआ एक बिना फूटा पहन के आएंगे, नॉट एग्जैक्टली। इमेजिन कीजिए आप कैसा लगेंगे आप। तो अभी हम पहचानने का तरीका बताए, यहां से सवाल क्या आएगा वो नहीं बताए। सवाल क्या आएगा ये समझिए। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे, सबसे पहला इन सारे शब्दों के अंत में एस जरूर लगेगा, ये सबसे पहला बात। ऐसे जितने भी शब्द होंगे, इन सारे शब्दों के अंत में एस जरूर लगेगा, अर्थात शू नहीं होगा, शूज होगा। कैंची के लिए सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा। जीन नहीं होगा, जीन्स होगा। बाइनोकुलर नहीं होगा, बाइनोकुलर्स होगा। सॉक नहीं होगा, सॉक्स होगा। ऐसा बहुत कुछ। तो सबसे पहला बात कि इनके अंत में एस जरूर लगेगा। दूसरा, ऑल दीज वर्ड्स आर ट्रीटेड प्लूरल। ये सारे वर्ड्स कैसे ट्रीट होते हैं बाबू? प्लूरल ट्रीट होते हैं। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है शूज, तो क्या लगा रहे होंगे आप इसके साथ? आप इज नहीं आर लगा रहे होंगे, वॉज नहीं वर लगा रहे होंगे, हैज नहीं हैव लगा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा प्लीज। ऐसे सारे शब्द दो पार्ट से मिलकर बन रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक भी करप्ट तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो भाई इनके अंत में एस जरूर लगाना है, एक बात। और ये सारे वर्ड्स प्लूरल ट्रीट होंगे, ठीक है बात। अब इनके साथ लगा हुआ एक और बात समझिए। जैसे हमने क्या देखा कि ऐसे सारे शब्द किस तरीके से आएंगे, अपने अंत में एस लगा के आएंगे, और ये ट्रीट कैसे होंगे? प्लूरल। यही देखा ना आपने, राइट। अब थोड़ा सा इसमें और ध्यान देते हैं। मतलब जब भी होगा शू नहीं होगा, शूज होगा, और इज नहीं होगा, आर होगा। बेसिकली यही देखे हम लोग। लेकिन यही सारे शब्दों के पहले ये जो आपका x प्लस एस है, अगर आप इसके पहले लगा देंगे अ पेयर ऑफ, क्या लगा देंगे? अ पेयर ऑफ। पहले केवल इतना था, जैसे ही आप इसमें लगा देंगे अ पेयर ऑफ, तो अब ये प्लूरल ट्रीट नहीं होगा, बल्कि ये सिंगुलर ट्रीट होने लगेगा। कहने का मतलब क्या? मतलब बस इतना समझो कि अब जो वर्ब होगा हमारा, वो सिंगुलर हो जाएगा। इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें तो एस किसी भी सूरत हाल लगेगा, चाहे आप अ पेयर ऑफ लगाइए अन्यथा मत लगाइए, उसमें एस लगेगा, और लगेगा ही लगेगा, बिना उसके गलत हो जाएगा। वर्ब को लेके डिफरेंस आ जा रहा है। अगर आप अ पेयर ऑफ नहीं लगाते हैं तब तो आर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप शूज के पहले लिख देते हैं अ पेयर ऑफ शूज, तो इस दफा आर नहीं होता है, इस दफा इज हो जाता है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ रहे हैं, ठीक है बात। अब आइए जरा देखते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके खुद से आप अपने हिसाब से पेस बढ़ा के घटा के आप देख सकते हैं कितनी बार भी। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए हमारे यहाँ एग्जाम में।
आइए बोर्ड पर लिखे हुए कुछ प्रश्नों पर नजर और निगाह डालते हैं हम लोग और समझते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। कैंची दो पार्ट से मिलकर बनेगा, दोनों एक जैसा होगा, एक भी अगर करप्ट तो पूरा सिस्टम करप्ट। क्या होगा? सीजर नहीं, सीजर्स होगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इनफैक्ट हम नहीं दिए हैं, एग्जाम वाला देता है कंफ्यूज करने के लिए। क्या आप पढ़ेंगे? आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माय लाइफ सेड द पासर बाई। राहगीर होता है तो आपने तो पढ़ा था कि स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल, शूज नहीं शूज, तो आपको लगेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है और 2 नंबर सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, आपको ऐसा लगेगा। हम जानबूझ के ये भी डाल दिए कि दिमाग में रखिएगा कंडीशन होना चाहिए, दो पार्ट से मिलके बना हो, दोनों एक जैसा हो, एक भी करप्ट हो, सिस्टम करप्ट। दरअसल स्पेक्टेकल नाम का ये जो वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब दृश्य भी होता है, इसका मतलब सीनरी भी होता है, राइट? स्पेक्टेकल सीनरी। और जब आपका सेंस होता है चश्मा, तो उस समय स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होता है। तो दृश्य के सेंस में केवल स्पेक्टेकल होगा और चश्मा के सेंस में स्पेक्टेकल्स हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा है। तो यहाँ सीनरी वाला सेंस है, नजारा वाला, दृश्य वाला सेंस है, तो अभी आप स्पेक्टेकल्स यूज नहीं करेंगे, स्पेक्टेकल करेंगे। इसलिए दे दिए कि आप याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे, एग्जाम में फंस जाओगे। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा शू दो पार्ट से मिलकर बना है, दोनों एक जैसा है, तो क्या करेंगे भाई? हम लोग एस लगाएंगे, लगा दिया है, अच्छी बात है। आमतौर पे पुल्डल वर्ब लगता है, पुल्डल लगा दिया है, ये भी अच्छी बात है। बट एक और चीज नोटिस करना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट बात है, इसके पहले ऑफ पेयर ऑफ लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ऑफ पेयर ऑफ। और मैंने क्या बोला कि अगर आप जैसे ही इसके पहले ऑफ पेयर ऑफ लगाएंगे तो वर्ब प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा, वर नहीं वॉज होगा। हालांकि बहुत जल्द एक टॉपिक आपके सामने आने वाला है 3-4 लेक्चर के बाद, जहां हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जहां हम सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना सीख रहे होंगे। जैसे ही वो टॉपिक पढ़ेंगे ना आप, तो वर्ब संबंधी कोई चीज याद करने का जरूरत ही नहीं रह जाएगा। फिर वर्ब का आपको लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना सीख लीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल सीख लीजिएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पे अगर हम जो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा पेयर हो जाता है। कौन होता है? पेयर। तो पेयर क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ये बात हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। एक वर्ड है ALMS, राइट? ALMS, ये जो हमारा वर्ड है ALMS वाला, ये पहले हुआ करता था सिंगुलर, ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से ये पहले सिंगुलर होता था। लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पहले क्या होता था, हमें इस बात से लेना देना है कि अभी क्या होता है। अभी ये प्लूरल ट्रीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी के हिसाब से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए आर्म्स इज, तो ये गलत है। क्या करेंगे आप? आर करेंगे। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए आर्म्स वॉज, तो गलत है, ये क्या करेंगे आप? वर करेंगे। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए आर्म्स हैज, तो गलत है, ये क्या करेंगे आप? हैव करेंगे। पहले होता था सिंगुलर, बट मेरे को पहले से थोड़ी कुछ मतलब है, मेरे को मतलब है अभी क्या हो रहा है, तो अभी ये प्लूरल ट्रीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आर्म्स का मतलब होता है भीख, भिक्षा, दान, राइट? अब यहां भी देखिए एक सवाल एग्जाम में पूछ दिया, आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी इन इंडिया। भारत में भिखारियों को दान के तौर पर भीख दिया जाता है। तो क्या है यहाँ? आर्म्स। आर्म्स क्या है भाई? पहले प्लूरल था, इज चल जाता, बट अभी के हिसाब से इज नहीं होगा,
आर होगा। तो इस क्वेश्चन में आर्म्स इज नहीं होता, आर्म्स आर होता। ठीक है बात। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। राइट, देखते हैं हम लोग। अगला एक है क से कविता, ऐसे ही लिखते हैं, क से कविता। कविता के लिए अंग्रेजी में बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, बट यहां पे दो बात का जिक्र किया गया। एक जिक्र किया गया पोयम के बारे में, पोएट्री के बारे में, और एक जिक्र किया गया पोयम के बारे में, पोएट्री और पोयम। पहले हम इसका थियरी वाला डायग्राम बना देते हैं, फिर बात करते हैं, नहीं अलग पेज ले लेते हैं। कविता के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, पोयम और पोएट्री। व्यवस्था और भी है, दो ही नहीं है, हम इन दो को लेके चल रहे हैं। नंबर्स मतलब ही कविता हो जाता है। मेरे को लगता है कि कम से कम 40 प्लस वर्ड्स होंगे इंग्लिश में कविता के लिए। हम बात कर रहे हैं पोयम और पोएट्री का। राइट, बात समझिएगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है बाबू? इन दोनों का मतलब होता है कविता। पोएट्री मतलब भी और पोयम मतलब भी। अंतर समझना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, कब यूज करेंगे पोएट्री, कब यूज करेंगे पोयम। सबसे पहला बात तो ये कि पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है इसका मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर, और बॉर्न टू बी सिंगुलर है मतलब चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी भी सूरत हाल जब भी लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ पोएट्री ही लिखा जाएगा। अगर आप गलती से भी पोएट्री का प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे, आप पोएट्रीज लिखेंगे, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। पहला क्या देखा आपने? पोएट्री अनकाउंटेबल है, बॉर्न टू बी सिंगुलर है, चाहे कुछ भी कर लो प्लूरल नहीं बनेगा, मतलब जब भी होगा पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। एग्जाम में पोएट्रीज करके दे देता है, तो गलत है एक बात। और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लगेगा? इसके साथ सिंगुलर लग रहा होगा। यहां तक आपको दिमाग में रखना है पोएट्री के लिए। इसके विपरीत पोयम जो है वो काउंटेबल नाउन है। बड़े वाले ब्रैकेट में बड़ा वाला सी सिंबल होता है काउंटेबल का, बड़े वाले ब्रैकेट में बड़ा वाला यू सिंबल होता है अनकाउंटेबल का। पोयम काउंटेबल है, और जैसे ही कोई चीज काउंटेबल है इसका मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा इसका मतलब आप पोयम भी लिख सकते हैं, और प्लूरल होगा मतलब कविता एक से अधिक होगा, आप पोयम्स भी लिख सकते हैं। आप जब पोयम लिख रहे होंगे तो उस समय वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, और आप जब पोयम्स लिख रहे होंगे तो हमारा वर्ब प्लूरल हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं बात आप समझ रहे हैं। कविता के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हम दो शब्द को लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में और नाउन से आता है, पोयम और पोएट्री। पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, बॉर्न टू बी सिंगुलर, चाहे कुछ भी कर लीजिए प्लूरल नहीं बनेगा, मतलब जब भी होगा पोएट्री ही होगा, पोएट्रीज नहीं होगा, और वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। पोयम काउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। एक कविता रहेगा तो पोयम लिखेंगे, एक से अधिक कविताएं रहेंगी पोयम्स लिखेंगे। जब सिंगुलर रहेगा पोयम रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, जब प्लूरल रहेगा पोयम्स होगा, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। यहां तक तो हो गया। कांड क्या होता है कि सर बट कैसे समझेंगे, कहां यूज करेंगे पोयम, कहां यूज करेंगे पोएट्री? इसके लिए जयशंकर प्रसाद साहब का हम एक स्टेटमेंट कोट करना चाहेंगे। बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था प्रसाद साहब ने। छायावादी कवि हमारे यहाँ 4 हुए हैं, उन चारों छायावादियों में सबसे बड़े कालजयी जो कवि हुए हैं प्रसाद। टोटल 4 कवि हमारे यहाँ छायावादी कैटेगरी में रखे जाते हैं। वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। 3 पुरुष वर्ग से 1 महिला, महिला वर्ग से महादेवी वर्मा आती है, और पुरुष वर्ग से सुमित्रा नंदन पंत। कंफ्यूज मत होइएगा इस नाम में, इसमें बहुत सारे लोग सुमित्रा नंदन पंत एक थे, आदमी औरत मारता है सब औरत, सुमित्रा देख करके। सुमित्रा नंदन, तो नंदन मतलब बालक, पुत्र होता है ना जी, तो सुमित्रा के पुत्र, ध्यान रखना है। एनीवेज वो हमारा उतना पार्ट नहीं है।
तो प्रसाद जी इन सबके सब बहुत ओहदे में ऊपर थे। आपको कई बार लगता है ना कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, नॉट एग्जैक्टली। अगर प्रसाद साहब का कोई भी एक उपन्यास उठा लीजिए, कोई भी एक पैराग्राफ अगर आपने बिना हिंदी डिक्शनरी की सहायता के पढ़ के दिखाया तो आपको मेरा सलाम है। हो सकता है पढ़ भी ले, कम चांसेस है, राइट। मेरे को लिटरेचर में शुरू से ही बहुत शौक रहा है। 7वें 8वें क्लास से ही, जब बहुत कम समझ होती है आमतौर पे एक साधारण बच्चे की, दिस डज नॉट मीन कि हम असाधारण, मेरे को इंटरेस्ट था वो, तो तब से हम बहुत पढ़ा करते थे प्रसाद साहब की। कितनी ही चीजें मैंने पढ़ रखी हैं। तो खैर, प्रसाद साहब ने क्या बोला कविता के बारे में, वहां आते हम लोग इधर उधर बहक गए, ऑफलाइन वाला आदत है। तो प्रसाद साहब कहते हैं कविता के बारे में कि जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से अंदर से उद्विग्न हो जाता है, जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से अंदर से उद्विग्न हो जाता है, उद्विग्न मतलब हम लोग की भाषा में अलवला जाता है, बेचैन हो जाता है, तब हृदय में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ आता है जो अक्षर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आते हैं। यहाँ दो चीज पे फोकस करना है आपको। किस पे फोकस करना है? एक तो आपको फोकस करना है इस सैलाब पे, और दूसरा आपको फोकस करना है, कैमरामैन फोकस करो वाला, अक्षर पे। उन्होंने क्या बोला कि जब हमारा मन किसी प्रिय व अप्रिय घटनाओं से, अच्छा या खराब बात से, ब्रेकअप या पैचअप से, यहाँ ब्रेकअप ही लेते हैं और मजा आएगा नहीं, अंदर से उद्विग्न हो जाता है, अलबला जाते हैं आप, तो हृदय में भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ आता है, आपके दिल में, आपके हृदय में ऐसी ऐसी भावनाएं हिलोरे मार रही होती हैं जो अक्षर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आते हैं। देखा होगा आपने अपने किसी मित्र को जिसका ब्रेकअप हो जाए, आपने उससे पहले उसको कभी लिखते हुए नहीं देखा होगा। जिस दिन ब्रेकअप हो गया, रात तो रात शायर बन जाता है। फेसबुक का वॉल उसका चेक कर लीजिए, आई एम नॉट ऑन फेसबुक बाय द वे, तो पूरा दिख जाएगा। मगर बाप रे बाप, पूरा मिर्जा गालिब तो इसी में घुस गए। नहीं, ऐसा लगता है मेहदी हसन जो भी है, गुलाम अली, जगदीश साहब, तो बड़ा वो इनका रेफरेंस हम दुख दर्द के सेंस में दे रहे हैं, लेखनी के सेंस में नहीं। तो ऐसा होता है। तो अब समझिएगा, यही जो सैलाब होता है ना, तो दिस सैलाब इज पोएट्री। यही सैलाब क्या है? ये पोएट्री है। और ये जो अक्षर है ये पोयम है, राइट। अब देखो हम प्रूव कर रहे हैं कैसे कैसे। सैलाब कहाँ उमड़ा था? हृदय में, दिल में उमड़ा था। देख लीजिएगा, छू लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, धप्पा मारिए, नहीं होगा ऐसा। जिसे देखे नहीं, छुए नहीं, पकड़े नहीं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। इसीलिए पोएट्री के साथ ये बात लागू होता है। अक्षर बनकर स्वतः ही कागज पर उभर आया, आपने लिख डाला मतलब देख डाले, देख डाले मतलब गिन डाले, और जैसे ही गिन दिए वो काउंटेबल हो गया। अब सिंगुलर भी, प्लुरल भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बात? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप बात समझ गए। पोएट्री कब लगाएंगे? जब ये सवाल आपसे पूछा जाए, तो जब दिल में होगी ना कविता आपके, जो तीर मार के आप बनाते हैं, कैसे बनाता है जी? ऐसे, जैसे भी, तो पोएट्री यूज करेंगे। और अगर आपका कविता किताब में होगा, बुक में होगा, तो पोयम यूज करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा किताब में है कि दिल में है। किताब में है तो पोयम, बाकी सारी अवस्थाओं में पोएट्री। आइए अब कुछ एक सवाल देख लेते हैं और इस सेशन को यहीं पे सत्रावसान करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माई बुक। सबसे पहला बड़ा बात तो यही कि चाहे कुछ भी कर लो, पोएट्रीज किसी भी सूरत हाल नहीं हो सकता है, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग यही करेंगे कि पोएट्री लिखेंगे इसको। फिर अब बात यह है कि ये तय करेंगे कि ये कविता है कहाँ, दिल में या किताब में। डायरेक्ट लिखा हुआ है, देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माय बुक, मेरे किताब में बहुत सारी कविताएं हैं। इसका मतलब यहाँ पोएट्री भी नहीं होगा, पोयम होगा। और क्योंकि मेनी लिखा है मतलब बहुत सारी, बहुत मतलब एक नहीं, एक से अधिक, तो पोयम्स होगा, राइट। इस क्वेश्चन में ये मसला था। नीचे, व्हाट सोर्स पोएट्रीज इज दिस दैट, जो भी हो, गलत डायरेक्ट। पोएट्रीज तो वैसे भी नहीं होगा, होना भी होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पोएट्री आप करेंगे। और कह रहा है कि उनका जो पोएट्री है उसमें सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर देखने को मिलता है।
मतलब वो उनके दिल में जो फीलिंग्स का बात, उसमें कैसे फीलिंग्स आते हैं, कैसे इमोशंस आपको आते हैं, तो ये सारे इमोशंस आते हैं। मतलब यहाँ पे पहला बात तो पोएट्री नहीं, पोएट्री और कविता के लिए पोएट्री ही यूज करेगा, क्योंकि उनके स्टाइल के बारे में बात कर रहा है, उनके हृदय, उनके इमोशन, उनके फीलिंग के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो हर रोज की तरह आज का भी सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपने सीखी, एक पुदर वाला, सूज वाला, सीजर्स वाला नहीं, और अभी एक कविता वाला भी, और ये भी लॉजिक के साथ। जल्दी आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, वाई पोएट्री, वाई नॉट पोयम, वाई पोयम, वाई नॉट पोएट्री, ये सब आपने सीखा। प्लीज आप लोग शेयर करते जाइएगा। निःशुल्क बैच है ये मेरा, जो पेड क्लासेस हुआ करता था, वो कंप्लीट बैच अभी हम ऑनलाइन आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसके बाद अंग्रेजी खत्म हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।